क्या दबाने से कैंसर होता है? यहां मैं बात कर रहा हूं मेमोग्राम की। मेमोग्राम में 22 केजी के वेट से ब्रेस्ट को दबाया जाता है। पहले इन जनाब को सुन लेते हैं। मेमोग्राफी में 22 किलो का वजन डालते हैं, उससे सेल्स टूट जाते हैं और कैंसर बनने का रिस्क बढ़ जाता है। चलिए समझ लेते हैं इसकी रियलिटी क्या है। देखिए, मेमोग्राफी में ब्रेस्ट को प्रेस करके उसका एक्सरे लेते हैं और उसमें ऐसे कैंसर्स भी डिटेक्ट हो जाते हैं जो स्टेज 0, स्टेज 1 में है, जो फील भी नहीं हो रहे हैं। 22 किलो का तो ऐसा है कि 2 साल में एक बार मेमोग्राफी करनी है। उसमें 22 किलो से अगर कैंसर हो जाता है तो सिलेंडर तो हर थोड़े दिन में उठाना पड़ता है, तो उंगलियों में तो बहुत कैंसर होते होंगे उससे। और वेट लिफ्टर्स के तो पूरे के पूरे हाथ कैंसर के हो जाते होंगे। वो तो 150, 200 किलो का वजन उठाते हैं। जो लोग इस तरह की बात करते हैं ना, उन्हीं के लिए वो मीम बनी कि कौन है ये लोग और कहाँ से आते हैं। बट रेडिएशन 2 साल में एक बार अगर आप मेमोग्राफी करवा रहे हो तो वो आपका जो टोटल रेडिएशन एक्सपोजर है बॉडी का, जो सन से होता है, जो स्टार्स का रेडिएशन हम तक पहुंचता है, उसके सामने ये 2 साल में एक बार मेमोग्राफी कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर रिसर्च करने की कोशिश की गई तो इतने सिग्निफिकेंट नंबर्स ही नहीं मिले कि मेमोग्राफी से कहाँ ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है। हाँ, दूसरे नंबर्स मिले हैं कि इससे फायदा कितना होता है। अगर 1 लाख महिलाएं मेमोग्राफी करवा रही हैं तो उनमें करीब 1000 कैंसर डेथ्स कम होती हैं। दूसरा स्टडी ये भी है कि जहां मेमोग्राफी नहीं होती थी, फिर मेमोग्राफी स्टार्ट हुई तो कैंसर से डेथ्स 25 to 30% कम हो गई। ये वो लोग हैं जिनको मेमोरी और मैमरी ग्लैंड में अंतर नहीं समझ में आता है। भाई साहब, मेमोरी ब्रेस्ट में नहीं, ब्रेन में होती है। एक ऑर्गन होता है, ज्यादातर ह्यूमंस में मिलता है। आप में है ना, तो आप अपना ब्रेन यूज करो। चाहिए तो और रिसर्च पढ़ो और मैमोग्राफी जरूर करवाओ 40 की एज के बाद 2 साल में एक बार। आपने देखा, सुना, ये जनाब क्या कर रहे हैं? बहुत ही वाहियात बात कर रहे हैं। एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं, 1 by 1, कि ब्रेस्ट को दबा रहे हैं, जैसा वीडियो में भी देख रहे हैं, 22 केजी के वेट से, और उनका मानना है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो उदाहरण से मैं समझाता हूं, लॉजिकली भी और साइंटिफिक एविडेंस भी मैं आपको देता हूं। मान लीजिए कोई फल है, यहां पे मेरे पास मौसम्बी है, और आप फल की दुकान में जाते हैं और उसको चेक करने के लिए कि भाई ये सब सही है कि नहीं, दबा दबा के इसको देखते हैं कि सही है या सही नहीं है। अच्छी तरह से 22 केजी का वेट डाल के इसको देखते हैं। ऐसा हरकत करते हुए अगर वो सब्जी वाले ने, फल वाले ने आपको देख लिया तो क्या बोलेगा? वो वहीं रोकेगा आपको कि मत कीजिए ऐसा। और अब मैंने इसको अच्छी तरह दबा दिया, और इसको दबा के अगर मैं छोड़ दूं तो अगर 1 दिन बाद, 2 दिन बाद देखेंगे तो क्या पाएंगे? व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। एक्चुअली जब आप इसको इतनी जोर से दबा रहे हैं तो अंदर जो सेल्स है उसको आप तोड़ रहे हैं, और तोड़ने के बाद ये सड़ जाएगा और इसके अंदर से बदबू आने लगेगी। इसी को बोलते हैं कैंसर। तो ये तो हुई लॉजिकली समझाने के लिए कि दबा रहे हैं, कहाँ दबा रहे हैं, कितना दबा रहे हैं, और उसके बाद अंदर क्या हो रहा है। तो सेम इज ट्रू विद द मेमोग्राम ऑल्सो। और वो जो बोल रहे हैं कि दबाने से कैंसर होता, वेट से कैंसर होता, तो बॉडी बिल्डर इतना वेट उठा रहे हैं, उनके हाथ में कैंसर क्यों नहीं हो जाता? ये जरा सोच के देखिए। अगर ऐसे ये लॉजिक को मैं लेके चलूं कि वेट से कैंसर या दबाने से कैंसर नहीं हो सकता, तो अगर मैं बोलूं इन जनाब को कि ठीक है भाई, इसी प्रकार आपके टेस्टिकल्स में कैंसर है कि नहीं, उसको भी 22 केजी की वेट से हम दबा के देखेंगे, और ये वो एक प्रिवेंटिव मेजर है। क्योंकि ये जो मेमोग्राम क्यों बोलते हैं कि प्रिवेंशन के लिए, क्या पता कैंसर हो, क्या पता कैंसर हो। तो आपके टेस्टिकल में क्या पता कैंसर हो, तो मैं टेस्टिकल का मेमोग्राम करना चाहता हूं, तो क्या जवाब होगा? और वहां कोई दर्द भी नहीं होना चाहिए। डिपेंड करता है कि जब वेट उठाते हैं तो कितना वेट उठाते हैं, किस पोस्चर में होते हैं, उस पर डिपेंड करता है। वेट उठाना एक अलग बात है और किसी भी ऑर्गन को दबाना एक अलग बात है। हर ऑर्गन की अपनी कैपेसिटी होती है वेट को सहने की। ये सारी बातें आपको पता ही है। अगर वेट से कोई दिक्कत नहीं होती, अगर वेट अचानक आपके पैर पर पड़ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जबकि आपको पता है कि इससे इंजरी हो जाएगी। तो बिल्कुल बेहुदा बातें करते हैं। तो ये तो हुई पहला पॉइंट जो मैंने आपको लॉजिकली समझाया। इसके एविडेंसेस अगर आपको देखने हैं तो इस साल के शुरू में मैंने ये कैलेंडर निकाला था, द कैंसर कैलेंडर, और इसमें मेमोग्राम, पेट स्कैन, बायोप्सी के नाम पे किस प्रकार एक नॉर्मल इंसान को ट्रू कैंसर पेशेंट बनाया जाता है, उसका पूरा साइंस, सारे एविडेंस इसमें दे दिए हैं। ये सारे एविडेंस अगर आपको देखना है तो स्क्रीन पे दिया हुआ लिंक bishrup.com/cancer evidences में जाके सारे एविडेंसेस देखिए। वो जनाब जिन्होंने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया, इतना बढ़िया एक्सप्लेन किया, क्या उन्होंने एक एविडेंस दिया, एक सबूत दिया? सबूत नहीं देंगे, सिर्फ दावे करेंगे। जबकि मैंने आपको सबूत दिया। स्क्रीन पे अभी जो लिंक है उसमें जाके आप देख सकते हैं। आज से 2 साल पहले मैंने एक पूरी किताब निकाली, रैबिट टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर क्योर।
और इसी में आपको जवाब मिल जाएगा इनका जो एक और दावा है। और दावा इनका यह है कि जब से मेमोग्राम रूटीनली चेक होता है, हर 2 साल में मेमोग्राम कराना जब से जरूरी हो गया है, जब से अवेयरनेस फैली है, तब से कितने महिलाओं की जानें बचाई हैं। स्टेज 0 स्टेज 1 में ही उनको पकड़ लिया गया है और वो तभी उनका सर्जरी रेडिएशन कर दिया गया है, नहीं तो आगे जाके वो भयंकर रूप से फैल जाता। ये सारी बातें तो वो बता रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई सबूत दिया कि उस मेमोग्राम का जो उनका एक मुहिम कि भाई यूं ही साल में या 2 साल में एक बार मेमोग्राम करा लो तो उससे आपकी जान बच सकती है, इसके कोई साइंटिफिक एविडेंस दिए? थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं साइंटिफिक एविडेंस को, ये होता क्या है। अब देखिए, जो आपने इस जनाब को सुना तो वो ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्मल टेंडेंसी एक सेल की क्या होती है। अगर आप इसको देख पा रहे हैं स्क्रीन को, कि एक नॉर्मल सेल पहले तो एटिपिकल सेल मतलब एबनॉर्मल सेल में कन्वर्ट होता है, फिर वो कार्सिनोमा इन सिटू, ये भी एबनॉर्मल सेल का एक स्टेज है, 0 स्टेज बोल सकते हैं। फिर स्टेज 1 कैंसर बनता है, फिर स्टेज 1-2 बनता है, फिर वो फैल जाता है और फिर फाइनली वो कैंसर से आपकी मौत हो जाती है। तो इस तरह से ये प्रोग्रेस करता है। तो ये बात आपके दिमाग में बिठा दी गई है कि सेल पहले छोटा, फिर बड़ा और भयंकर, फिर फैलेगा, फिर आप मर जाएंगे। तो क्या ये सच है? क्या हमारे सेल्स का यही बिहेवियर होता है? क्या इसका कोई सबूत दिया है? अब इसको थोड़ा साइंटिफिकली समझने की कोशिश करते हैं। साइंटिफिकली समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक मॉडल है जो आपको एक कॉमन, जो इस तरह के डॉक्टर्स हैं वो आपको आपके दिमाग में घुसाते रहे हैं कि एक बार अगर नॉर्मल सेल एबनॉर्मल में कन्वर्ट हो गया, फिर स्टेज 1 में कन्वर्ट होगा, फिर स्टेज 2 में, फिर अपने आप ही वो फैलेगा एंड फाइनली यू विल डाई। जबकि ये जो प्रोग्रेशन है ये बहुत रेयर टू रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है। नॉर्मली जो सेल का बिहेवियर है वो कुछ इस प्रकार होता है कि सेल से एबनॉर्मल सेल में कन्वर्ट होता है, स्टेज 1 में भी हो सकता है, फिर वापस, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी भी काम कर रही है लगातार, वापस स्टेज 1 से स्टेज 0 पे जाता है, फिर दोबारा नॉर्मल हो जाता है। ये साइकिल चलता रहता है। जिस प्रकार बचपन में हमारे पिंपल्स होते थे, तो पिंपल होने का मतलब नहीं कि वो सिर्फ प्रोग्रेस करेगा, धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, फिर बॉम्ब की तरह, बलून की तरह बस्ट करेगा, ऐसा नहीं था। वो प्रोग्रेस होता था, अपना लाइफ साइकिल पूरा कंप्लीट होता था उस पिंपल का, और उसके बाद वो अपने आप ही रिग्रेस करता और खत्म भी हो जाता, बिकॉज दैट्स व्हाट इज आवर द रोल ऑफ आवर इम्यूनिटी। लेकिन कुछ लोग, कुछ बच्चे मेरी तरह जैसे जो बीच में इंटरफेयर करते हैं इस तरह के पिंपल्स को, कुछ बच्चों की आदत थी, मेरी भी आदत थी कि जहां कहीं पिंपल देखा सर्जरी कर दो, उसको नाखून से हटा दो, उसको नाखून से हटा के क्लियर कर दो। तो उससे होता क्या है कि उससे वो पिंपल और एग्रेसिवली आता है, बाकी बॉडी के पार्ट में भी, चेहरे में आता जाता है, और फिर अभी तक भी अगर आप ध्यान से देखें वो बचपन में किए गया वो गलती का निशान आज भी मेरे गालों में है। तो ये जो पिंपल, व्हाट इज पिंपल? इट इज स्मॉल काइंड ऑफ एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल। इसी को कैंसर कहते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पिंपल भयंकर रूप से फैले तो मुझे इतना करना पड़ेगा, जब भी कहीं पिंपल नजर आए उसको छेड़ दो, उसको काट दो, सर्जरी कर दो, और तब वो रुख एग्रेसिव ले लेता है। ये महत्वपूर्ण बात है कि इस स्टेज के बाद इस स्टेज में आया, इस स्टेज के बाद इस स्टेज में आया, इसमें लेकिन इस स्टेज में आने का मतलब ही ये नहीं है कि आगे बढ़ता चला जाएगा। आगे बढ़ता चला जाएगा वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है, और नॉर्मली हमारी इम्यूनिटी भी लगातार लड़ रही है और उसको वापस ले ही आती है। दैट इज अ वेरी वेरी कॉमन बिहेवियर ऑफ द सेल्स। लेकिन अब क्या है कि अभी मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक वुमन, इन जनाब की बात सुन के उनके ब्रेस्ट में एबनॉर्मल सेल्स कुछ हैं और सोचा कि चलो चेक करा लेते हैं, और मेमोग्राम के बहाने जब छेड़ा तो अब जो कि वापस अपने आप में नॉर्मल सेल बनने वाला था, बट नाउ इट विल बिकम एग्रेसिव। ये तो हो गया थ्योरेटिकली समझाना, लेकिन क्या इसके कोई सबूत हैं? इसके सबूतों के अंबार हैं, इसके सबूतों के अंबार हैं। इतने सारे सबूत हैं कि इस वीडियो में अगर सबूत देने लगूं तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, शायद आप देखेंगे नहीं। इसलिए ये किताब मैंने लिख दी है, रैबिट टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर क्योर। इसमें पहले चैप्टर में सारे सबूत, एक एक करके एविडेंसेस, सारे रिसर्च पेपर मैंने डाल दिए। ये किताब आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक bishrup.com/ebook में जाके फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। तो उनका जो दावा है कि भाई जब से मेमोग्राम का अवेयरनेस बढ़ी है, या फिर वो महिलाएं जो रूटीनली मेमोग्राम करती हैं उनको बचा लिया जाता है, इस दावे को खंडन करते हुए जो रिसर्च पेपर्स हैं
क्या वो यही देखती हैं कि 1990 के बाद और भारत में ज्यादा एग्रेसिवली 2000 के बाद ही ये फैशन आ गया कि डॉक्टर्स बार बार बोलते हैं कि भाई मेमोग्राम कराओ, मेमोग्राम कराओ, 40 के बाद मेमोग्राम कराना चाहिए। कोई तो बोलता है 6 महीने बाद कराओ, राइट, कोई तो बोलता है साल बाद कराओ, ये जनाब बोल रहे हैं 2 साल बाद कराओ, राइट। और क्या ऐसी महिलाओं की लाइफ स्पैन ज्यादा अच्छी होती है, ज्यादा लंबी होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ज्यादा अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू वो महिलाएं जिन्होंने इनकी बात ना सुन के अपने बॉडी को अपने ही हाल में छोड़ दिया। तो इस तरह के रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, ऑब्जर्वेशन स्टडीज, लॉन्ग टर्म स्टडीज हुए हैं। वो सारे स्टडीज के रिसर्च पेपर्स भी मैंने इस किताब में डाल दिए हैं और उसका निष्कर्ष ये निकला, टू समराइज, कि एक इंसान जो हेल्दी था लेकिन मेमोग्राम कराने के बहाने वो हेल्दी नहीं रहा और वो पूरे जिंदगी भर कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी के चक्कर में फंस गया, एंड यानी कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कम हो गई, खत्म हो गई और उसका लाइफ स्पैन भी कम हो गया। दिस इज द रियल एविडेंस। जो एविडेंस मैंने आपको बात की वो सारा आप इसमें चेक कर सकते हैं। अब जो बातें मैंने की इसके खिलाफ अगर, या आपके उस जनाब को मैं एड्रेस कर रहा हूं या इस तरह के लोगों को, कि अगर आपने जो भी स्टेटमेंट दिया उसको, स्टेटमेंट को एंडोर्स करते हुए कोई रिसर्च पेपर है तो वो दिखाइए। अब आते हैं सबसे मोटी बात पे कि इन्होंने काफी लोगों की जान बचाई। इन्होंने ये भी बात की कि हमारी बात मान के बहुत सारे लोग पहले तो कोई टेस्ट नहीं कराते, हालत जब बहुत गंभीर होती है तो हाँ आपके पास जाते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये समझना होगा कि मेरे पास या हमारे हिम्स हॉस्पिटल में या हमारे डॉक्टर BRC क्लिनिक @home में शुरू में पेशेंट नहीं आते, पहले इन जनाब के पास ही जाते हैं क्योंकि इनका नेटवर्क बहुत ज्यादा है। हम तो बहुत थोड़े से लोग हैं, बहुत थोड़े से, पहले तो इनके पास ही जाते हैं। और जब हालत बद से बदतर होती चली जाती है और एक टाइम आता है जब इन जनाब जैसे लोग भी बोलते हैं अब हमने हाथ खड़ा कर दिया, अब भगवान से प्रे कीजिए और आपकी आत्मा को शांति मिले, और तब जाके ये पेशेंट हमारे पास आते हैं। हमारे पास अक्सर पेशेंट आखिर में आते हैं जब हर जगह से उनको लूट लिया जाता है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी, हालत बद से बदतर होती चली जाती है, फिर रिपीटेड पेट स्कैन, ब्रेन में फैल गया, लंग में फैल गया, ये सारी कहानी सुनते सुनते जब वो बेड रिडन हो जाते हैं और तब जाके वो हमारे पास आते हैं। और अब फिर तब हम बोलते हैं कि भाई ये सारा कुछ नहीं कराना चाहिए था। खैर आपने करा लिया, आगे मत कराइए। और उसके बाद जो हमारा जो प्रोटोकॉल है वो हम देते हैं। जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं पूरे देश में, करीब 10,000 से अधिक स्टूडेंट हैं, CIM सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन या नीम थेरेपी या इस तरह के और कोर्सेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमारे प्रोटोकॉल क्लियरली पता है। हमारे प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप मेरे हॉस्पिटल आए, मेरे क्लिनिक आए, वो यूट्यूब में वैसे भी उपलब्ध हैं। इस किताब में भी पूरा स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, इसे फॉलो कीजिए एंड बेस्ट चांसेस हैं कि आप धीरे धीरे रिकवर हो जाएंगे अगर आपने अपने आप को उतना डैमेज नहीं किया। अगर थोड़ी बहुत किस्मत आप में बची है तो जरूर हो जाएंगे। तो खैर अब जो मुख्य सवाल आता है इस सब के बीच, जैसा उन्होंने बोला हमने बहुत लोगों की जान बचाई, कैंसर को ठीक कर दिया, तो खैर क्या वो या पूरी कैंसर इंडस्ट्री ऐसा एक पेशेंट दिखा सकते हैं जिनकी कैंसर उन्होंने वाकई में ठीक कर दिया है? तो मैं इनवाइट करता हूं इन जनाब को भी और इस तरह के और डॉक्टर्स को भी। 30 नवंबर जो कि राजीव दीक्षित जयंती है, 11 बजे मावलंकर ऑडिटोरियम में मैं अपने पेशेंट्स को पेश कर रहा हूं। वो पेशेंट्स जो पहले इस तरह के जाल में, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी के जाल में पड़कर बद से बदतर हालत हो गई और फिर हमारे पास आए और अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। वो आएंगे अपनी पूरी कहानी लेके, वो आएंगे आपके अलग अलग हॉस्पिटल्स की रिपोर्ट लेके, ब्लैक एंड व्हाइट, और तब की हालत की वीडियो लेके, और वो पूरी तरह से अपनी कहानी बताने को भी तैयार हैं। तो इस तरह के, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे किडनी के डायलिसिस वाले पेशेंट्स हों या फिर ऑटिज्म के पेशेंट्स हों, ऑटिज्म के पेशेंट्स, ADHD के बच्चे जिन्हें एक तरह की सजा सुना दी गई कि जिंदगी भर ये ऑटिस्टिक ही रहेंगे और यानी कि स्पेशल स्कूल में जाएंगे, हमेशा पेरेंट्स पे या किसी और पे निर्भर रहेंगे, हमेशा उनको 24 घंटे की उनको मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। तो ऐसे बच्चे भी आएंगे और उनके पेरेंट्स भी आएंगे। वो किस तरह से पहले कई सालों तक इस तरह के डॉक्टर्स के चुंगल में फंस के उनकी हालत बच्चे की बद से बदतर होती गई और साथ में पैसे भी जाते गए। और अब हमसे जुड़े हुए 1 महीने 2 महीने हो गए, बच्चे पूरी तरह ठीक हो गए, पूरी तरह ठीक हो गए। आपने कभी नहीं सुना होगा कि ऑटिज्म ठीक हो गया किसी का, राइट? लेकिन अब 30 नवंबर के बाद
आप नहीं बोल पाएंगे कि ऑटिज्म क्योर नहीं हो सकता, आप नहीं बोल पाएंगे कि एडीएचडी क्योर नहीं हो सकता, क्योंकि 30 नवंबर को मैं 1000 से अधिक सक्सेसफुल केसेस को अपनी बुक के माध्यम से, मेरी किताब लॉन्च हो रही है क्योर ऑटिज्म नाउ के माध्यम से, डेटा के साथ मैं प्रेजेंट करने वाला हूं। और जिस प्रकार मैं अपने पेशेंट्स को ओपनली प्रेजेंट करता हूं या कर रहा हूं, पहले भी हमने किया था 23 जुलाई को, 23 जुलाई श्री फूड ऑडिटोरियम में, आप में से बहुत लोग आए भी थे, और तब भी हमने इनवाइट किया था इस तरह के डॉक्टर्स को कि आप आइए और हमारे पेशेंट्स देखिए, जांच कीजिए, और आप अपना पेशेंट भी लेके आइए, किसी को अगर आपने ठीक किया। और जो दावे आप करते हैं, इट इज़ वेरी इजी कि भाई कैमरे के सामने जाके कुछ भी दावा करके आप उसको अपलोड कर दो, लेकिन उसके सबूत तो दो, राइट? आप लाइव तो आओ। हमारा जो ये कार्यक्रम होगा 30 नवंबर वाला 11 बजे, ये लाइव भी होगा। लाइव आप सब जुड़ सकते हैं कोरोनाकाल.tv में जाके, लेकिन यहाँ पे सीट्स लिमिटेड हैं, तो यहाँ पे हम किन लोगों को इनवाइट कर रहे हैं? जो हमारे स्टूडेंट्स हैं CIM के, या जो हमारे स्टूडेंट हैं CAAR, सर्टिफिकेट इन ऑटिज्म एंड ADHD रिवर्सल प्रोग्राम, ये जो रिसेंट पास आउट हैं पहले बैच के, और हमारा एक कोर्स है CNTP, सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स। तो इन तीनों कोर्सेज के रीसेंट बैच के जो पास आउट्स हैं उनका कॉन्वोकेशन है, तो उनको इनविटेशन भेज रहे हैं। जो जिनको इनविटेशन भेजेंगे उन्हीं के लिए सीट रिजर्व है, बाकियों को अलाउ नहीं होगा, बिकॉज सीट्स आर लिमिटेड। हाँ, इन डॉक्टरों के लिए जो मेरे क्रिटिक हैं उनके लिए हमने 10 सीट जरूर रिजर्व करके रखी हैं कि आप आएँ। और बेहतर तो ये होगा कि अगर आप आ ही रहे हैं तो मेरा ईमेल ID bishrup@bishrup.com में आप एक एटलीस्ट इंटीमेशन दे दें, ताकि अकॉर्डिंगली हम आपका स्वागत करें और अकॉर्डिंगली हम भी पूरी तैयारी के साथ सारे एविडेंसेस लेके आए। एविडेंस तो होंगे हमारे पास पेशेंट भी होंगे, लेकिन हम फिर एक स्लॉट रखेंगे अलग से, जहाँ पे आपको मौका मिलेगा कि आप अपनी बात कर सकें। तो इसलिए पहले से इंटीमेशन देंगे तो आई विल बी बेटर प्रिपेयर्ड। और आप अगर आप हमसे 4 सवाल पूछेंगे तो आई एम श्योर कि आप अलाउ करेंगे कि हम भी आपसे 4 सवाल पूछें। तो ये ओपन डिबेट होगा, लाइव होगा, और ऑडियंस भी होगी, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यानी कि एक मौका है मेरे क्रिटिक के लिए कि भाई यही मौका है, रंगे हाथों हम पकड़ लें और पूरे दुनिया के सामने ये एक्सपोज कर दें कि ये जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, ये जो पेशेंट हैं वो नकली हैं, और आप जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, और आपने बहुत भला किया लोगों का। ये सारी चीज़ों को हमेशा के लिए सेटल करने का इससे बेटर ऑप्शन, बेटर चांस हो ही नहीं सकता, राइट? लेकिन ये चांस अगर आप नहीं लेंगे, जैसे कि 23 जुलाई श्री फूड ऑडिटोरियम में करीब 2500 लोग आए थे, पेशेंट्स आए थे अपने अपने टेस्टिमोनियल लेके। अगर वो आपको वो पूरा कार्यक्रम देखना है तो उसका स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं, कई घंटे चला था। वहाँ भी इनमें से कोई जनाब पहुंचे नहीं, राइट? हो सकता है कि लाइव देख रहे हो, और यहाँ भी मुझे पक्का पता है कोई पहुंचेगा नहीं। एट द एंड ऑफ द डे इंपॉर्टेंट क्या है कि सच क्या है, सच की जीत होनी चाहिए, राइट? तो हो सकता है कि मैं झूठ हूं, मैं सच नहीं हूं, लेकिन ये कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा जब आमना सामना होगा। और कौन सा तरीका है? मैं तो अपने सबूत दे ही रहा हूं, दूसरी तरफ दूसरे जनाब जो हैं वो कोई सबूत दे भी नहीं रहे हैं। तो लेकिन क्या है कि एक पेशेंट, नुकसान किसको होगा? मुझे नहीं होगा, नुकसान उनको नहीं होगा, नुकसान उस पेशेंट को होगा। वो भ्रमित हो जाएगा, ये सच बोल रहा है कि वो सच बोल रहा है। फिर अल्टीमेटली पेशेंट क्या करता है? पेशेंट देखते हैं कि बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं, भीड़ क्या कर रही है, भीड़ जो कर रही है, भीड़ मेमोग्राम कर रही है, चलो मैं भी यही कर लेता हूँ। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि मानिए उसकी बात जो सबूत दे, राइट? और मैं आपको सबूत दे रहा हूं। मैं इस बात के भी सबूत दे रहा हूं कि मेमोग्राम, पेट स्कैन, बायोप्सी सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है, और उसके बताए गए जो फाइंडिंग्स हैं वो रिलायबल बिल्कुल भी नहीं है। सबूत इस किताब में है, उसके में बताया गया फाइंडिंग्स कि मेमोग्राम के माध्यम से अगर आपको बताया जाए कि आपको कैंसर है, तो जरूरी नहीं कि वो कैंसर है। और अगर वो फाइंडिंग कर भी लिया तो अगला लाइन बोलने वाले हैं अब तो कीमोथेरेपी कराओ, रेडिएशन कराओ। क्या कीमोथेरेपी, रेडिएशन या सर्जरी से कैंसर कंट्रोल हो सकता है, या क्योर हो सकता है, या प्रिवेंट हो सकता है? द आंसर इज नो। इनके सबूत भी मैंने इस किताब में दिए हैं, इनके सबूत मैंने इस कैलेंडर में दिया जो मैंने इस साल शुरू में रिलीज किया था। ये सारे सबूत bishrup.com/cancer evidences में जाके आप खुद चेक कर सकते हैं। और अगली बार इस तरह के जनाब जब अपना वीडियो बनाए तो एज ए अलर्ट ऑडियंस, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एटलीस्ट कमेंट में जाके उनसे पूछिए, भाई सबूत तो दे दो, राइट? मैं अगर सबूत नहीं देता हूं, मुझसे भी पूछिए, सबूत तो दे दो, राइट? बात उसकी मानिए जो सबूत दे। तो मैं आपका इंतजार करूंगा ऑनलाइन लाइव, आपका ऑडियंस का कोरोनाकाल.tv में, और मैं इन जनाब का इंतजार करूंगा कि वो
कार्यक्रम में इन पर्सन आ जाएं या फिर अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजें। और मैं इंतज़ार करूंगा हमारे जो रीसेंट बैच के स्टूडेंट हैं जिनको हमने इनविटेशन भेजा है कि वो आएँ और अपना कॉन्वोकेशन के कार्यक्रम में अपना सम्मान लें, अपना सर्टिफिकेट लें। तो खैर मिलते हैं 30 नवंबर 11 बजे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।